हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th अड्डा कामयाबी का। तो कैसे हैं सभी लोग, जल्दी से आ जाइए, मिलके अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कल जो हमने पढ़ा था, आज उसी के हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। आपका पार्ट 6 प्रेमचंद्र जी के फटे जूते, यानी यहाँ पर हम प्रेमचंद्र जी के फटे जूतों का जिक्र करने वाले हैं, जो कि हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखे हुए हैं, है ना। तो क्लास कल की क्लास किस किस बच्चे ने अटेंड की थी, किस किस बच्चे ने लेक्चर देखा था, प्लीज मुझे जल्दी से बता दीजिए। यस, वेलकम ऑल। जो बच्चा ऑनलाइन आता जाए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। इससे टीचर को कनेक्शन फील होता है, उसको पता लगता है कि हाँ ये बच्चे मेरा लेक्चर देख रहे हैं। जैसे कि आप सभी को बताएं कि आपका आरंभ बैच फॉर क्लास 10th के लिए स्टार्ट हो ही चुका है, और अब क्लास 9th के लिए आगाज बैच भी आ गया है, और सारे टीचर्स की टाइमिंग आपके स्क्रीन पर दी हुई है। तो प्लीज जल्दी से बिना देरी किए अपनी सारी टाइमिंग्स नोट कर लीजिए और सारे सेशंस अटेंड कीजिए। यस, एक नई लीग शुरू हो रही है। जिस तरीके से आईपीएल होता है वैसे ही एसपीएल, है ना, स्कूल प्रीमियर लीग। ठीक है, तो आईपीएल तो अभी खत्म हो चुका है ना। तो अब जो है जल्दी से एसपीएल पे लग जाइए, ताकि आपकी पढ़ाई भी उसी स्पीड में आगे बढ़े जिस स्पीड में आईपीएल बढ़कर खत्म हो गया है ना। यस, तो एसपीएल बेटा 2021 टू 22 बैचेस के लिए 18 अक्टूबर टू 25 अक्टूबर आ रहा है ना। खेल के संग पढ़ाई, अब हम खेल खेल में पढ़ाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़ जाइए। देखो, कल मैथ्स का लेक्चर आया है, बहुत अच्छा सौरभ सर ने वो लेक्चर दिया है। प्लीज देखो, बहुत मजा आएगा। और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, अपने कजन्स को भी बताओ, सबको लेकर आओ कि भाई अड्डा 24/7 स्कूल में एक नई चीज शुरू हुई है, एसपीएल, है ना। तो हमको भैया खेल के संग पढ़ाई करनी है। चलो चलो जल्दी से चल के पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यस, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम आपका जो है पाठ प्रेमचंद्र जी के फटे जूते के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, जो कि हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए। वैसे बहुत सारे बच्चे मुझे जान गए होंगे। मैं आपकी एडुकेटर विशाखा सक्सेना, मैंने डीएड किया है, बीएड किया है। मुझे 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है एज ऑफलाइन टीचिंग, और 3+ ईयर का एक्सपीरियंस है एज अ ऑनलाइन टीचिंग। मैंने ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी को हिंदी टीचर एज अ हिंदी टीचर मेंटोर किया है। ठीक है ना। तो अब हिंदी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है ना, खत्म करके बस आ जाओ मेरी क्लास में और टेंशन भूल जाओ। हिंदी साथ साथ पढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई हम लास्ट में भैया सारा चैप्टर्स पढ़ लेंगे, नहीं, साथ साथ पढ़ो ताकि अच्छे से आप सभी को समझ में आ जाए। यस, तो लेट्स पुट आवर थिंकिंग कैप्स ऑन। दिमाग की बत्ती खोलने का समय आ गया है, क्योंकि अब लेक्चर शुरू होने वाला है। यस, जैसे कि प्रेमचंद्र जी के फटे जूते, है ना। यहाँ एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। इस तस्वीर के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि इसमें जो जूतों का जिक्र किया है वह कैसे हैं। तो पहले प्रेमचंद्र जी की तस्वीर बनी है, तो प्रेमचंद्र जी के जूते, जो कि आगे से उनका अंगूठा दिख रहा है ना। अब इस जूते में क्या खास है कि यह उनको तकलीफ नहीं दे रहा है, बस लोगों को बुरा लग रहा है। यानी वह दिखावे को नहीं मानते हैं, वह उनको तकलीफ ना हो उस चीज में जीते हैं, सादा जीवन जीते हैं। अब जो हरिशंकर परसाई जी हैं, उनका जूता ऊपर से देखने में बिल्कुल टिप टॉप है, जैसे कि तस्वीर में दिखा रखा है, लेकिन उनका जूता नीचे से घिसा हुआ है। नीचे से घिसा हुआ है यानी उनके पैरों को तकलीफ दे रहा है ना। यानी हरिशंकर परसाई जी का व्यक्तित्व कैसा है कि वह मतलब दिखावटी जीवन जी रहे हैं लेकिन खुद को कष्ट दे रहे हैं, और प्रेमचंद्र जी खुद को कष्ट नहीं दे रहे हैं और दिखावटी जीवन भी नहीं जी रहे हैं। देखो, जो दिखावटी जीवन जिएगा ना, अगर आप खुद वैसे नहीं हैं और आप दिखावा करके जिएंगे, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे आपको कोई ना कोई तकलीफ का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यस, बढ़ते हैं इसके पहले प्रश्न की तरफ।
हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद्र का जो चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं, यानी प्रेमचंद्र का जो व्यक्तित्व है उससे क्या उनकी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, प्रेमचंद्र का व्यक्तित्व बहुत ही सीधा साधा था, उनके व्यक्तित्व में दिखावा नहीं था। प्रेमचंद्र एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, है ना, मतलब उनका स्वाभिमान बहुत ऊंचा था, किसी और की वस्तु मांगना उनके व्यक्तित्व के खिलाफ था, यानी वो जैसे हैं जो हैं उसी तरीके से वह जीवन जीना पसंद करते थे, ऐसा नहीं कि वह किसी और से चीजें लेकर और उनको दिखावा करें। इन्हें समझौता करना मंजूर नहीं था, ये किसी भी चीज से समझौता नहीं कर सकते थे, बल्कि उसको पूर्णतः अच्छे से करते थे, चाहे वे कार्य करने में इनको कठिन परिस्थिति का ही सामना क्यों ना करना पड़े। यह परिस्थितियों के गुलाम नहीं थे, है ना, कोई भी परिस्थिति के गुलाम नहीं थे, यानी ये हर तरीके से जीवन जीना चाहते थे। किसी भी परिस्थिति का डटकर मुकाबला करना इनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। यानी अगर हम ओवरऑल एक बात करें तो प्रेमचंद्र जी बहुत सादगी भरा और बहुत शुद्ध जीवन जीते थे, बहुत स्वच्छ जीवन जीते थे। उनके मन में ना छल कपट था, ना दिखावा था, वे जैसे थे वैसा ही सबको दिखाते थे। प्रश्न नंबर 2, सही कथन के सामने राइट का निशान लगाइए। तो बाएं पैर का जूता ठीक है मगर दाहिने पैर में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर आ गई है। या लोग तो इधर चुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गा, तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसलों को बढ़ाती है, जिससे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारे करते हो। ठीक है, तो यानी कि सही कथन है बेटा खा, कि लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, है ना। ये बात हमने पाठ में पढ़ी है, जिसने नहीं देखा है पाठ प्लीज जाकर वीडियो की प्लेलिस्ट में कल का सेशन जरूर देखें, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है ना। तो और ये जो गा पार्ट है, तुम्हारी व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है, तो नहीं, हरिशंकर परसाई जी ने कहा था तुम्हारी व्यंग मुस्कान मेरे हौसलों को परास्त कर देती है, यानी मेरे हौसलों को कम कर देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए, यानी जो पंक्ति है उसमें क्या व्यंग है हमें यह स्पष्ट करना है। तो का भाग, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर हैं, है ना। तो यानी यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से है, तथा टोपी क्या है, मान मर्यादा और इज्जत का प्रतीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए ना, कि वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है ना, परंतु आज की परिस्थिति में इज्जत को समाज के समृद्ध एवं प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है ना। यानी कि आज के जमाने में इंसान जो है मतलब समृद्धि से ज्यादा तोलते हैं, मान मर्यादा और इज्जत को इतना ना रखे कि वो कितना समृद्ध व्यक्ति है। अगर वो समृद्ध व्यक्ति है, उसके पास अपार धन है, तो इंसान उसे बहुत पूछता है। इस वाक्यांश में या इस पंक्तियों में यह व्यंग समझाने की कोशिश की गई है। खा पाठ, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, है ना। यानी यहाँ पर्दे का संबंध इज्जत से है, वही पर्दा मतलब खिड़की दरवाजों पे डालने वाला पर्दा नहीं, एक शर्म का पर्दा, एक इज्जत का पर्दा, लाज बचाने के पर्दे की बात की गई है। जहां कुछ लोग इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं तथा उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए इज्जत महत्वहीन है ना। प्रश्न नंबर गा, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। यानी जब जूता फटा हुआ है तो यह व्यंग करना चाह रहे हैं हरिशंकर परसाई जी कि ऐसा लग रहा है कि शायद जिसको तुम घृणित समझते हो उसको हाथ की उंगली से इशारा नहीं करना चाहते हो, उसको तुम पैर के अंगूठे से इशारा कर रहे हो।
तो यानी प्रेमचंद गलत वस्तु या गलत व्यक्ति को किसी लायक नहीं समझते, उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को कम नहीं करना चाहते, बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति या वस्तु को पैर से संबोधित करना ही उसके महत्व के अनुसार उचित है। प्रश्न नंबर 4, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, कि अगर इससे फोटो खिंचवा रहे हैं ये पोशाक तो और पोशाक पहनने की कैसे होगी। लेकिन अगले ही पल विचार बदलता है, नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद्र जी के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है ना। तो देखो बच्चों, पहली बार उसने क्या सोचा, मतलब वह प्रेमचंद्र जी को एक साधारण, मतलब हम ही आप लोग की तरह एक दिखावटी इंसान की समझ रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है इनके पास सही से कपड़े ना हो, इनके पास यही अच्छे कपड़े, इसलिए उन्होंने अच्छे कपड़े में फोटो खिंचवा ली। अच्छा, अगर इनके अच्छे कपड़े ये हैं तो वो कपड़े कैसे होंगे जिनसे कि ये डेली में पहनते होंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी वाक्य बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये इंसान ऐसा नहीं लगता जो कि परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को बदले। नहीं, यह एक टक इंसान है, ये एक ही तरीके से जीवन जीता है। तो क्या वजह थी? उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले लेखक प्रेमचंद्र के साधारण व्यक्तित्व को प्रभाषित करना चाहते हैं कि खास समय में ये इतने साधारण है तो साधारण मौकों में इससे भी अधिक साधारण रहते होंगे, है ना। यानी खास में इतने साधारण दिख रहे हैं तो जब साधारण मौके आते होंगे तो उससे भी अधिक रहते होंगे। परंतु फिर बाद में लेखक को ऐसा लगता है कि प्रेमचंद्र का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर से हैं। प्रश्न नंबर 5, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? तो उत्तर, लेखक एक स्पष्ट वक्ता है। वक्ता यानी एक स्पष्ट बात बोलने वाला, वह इंसान जो कि किसी बात को घुमा फिरा कर नहीं, जैसे है वैसे ही बोलता है। यह बात को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है वे व्यंग को और भी आकर्षण बनाते हैं। यानी वे व्यंग तो कर रहे हैं लेकिन व्यंग में सीधी बात बोल रहे हैं। कड़वी से कड़वी बातों को अत्यंत सरलता से व्यक्त किया है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर व्यक्त किया गया है, यानी उन पर व्यंग करते करते समाज के दोष बताए हैं कि कोई इंसान में दोष नहीं होता, लेकिन सामाजिक तत्व ऐसे होते हैं कि इंसान को खुद को बदलने पर मजबूर करना ही पड़ता है। प्रश्न नंबर 6, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? वही टीला कि तुमने टीले में जाकर अपने पैरों को ठोकर मारी होगी, इसलिए तुम्हारा अंगूठा बाहर आ गया। सबसे पहले मुझे बताइए बच्चों, सबको समझ आ रहा है ना? और अगर समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, कमेंट करिए। देखिए, जब तक नहीं बताएंगे क्या प्रॉब्लम है, जब तक कैसे मुझे समझ, ठीक है ना। उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो पाठ में टीले शब्द का प्रयोग मार्ग की बाधा के रूप में किया गया है। प्रेमचंद्र ने अपनी लेखनी के द्वारा समाज की बुराइयों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रश्न नंबर 7, प्रेमचंद्र के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग लिखा कि आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिखिए। यह अनुमान और कल्पना से प्रश्न है, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी एक प्रसिद्ध रचनाकार हैं। जीवन भर इन्होंने सरस्वती की उपासना की, इसी कारण लक्ष्मी इनसे रूठी रही। अरे भाई, अगर थोड़ी सी पूजा लक्ष्मी जी की भी कर देते तो क्या सरस्वती जी रुष्ट हो जाती? ये क्या है? व्यंग है। आपके अन्य मित्रों ने तो सफलता की सीढ़ी पार कर ली, परंतु इस दौर में आप थोड़े पीछे रह गए। अगर थोड़ा मन लगाकर चलते तो अकेले नहीं रह जाते। क्या? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? पहले वेशभूषा का प्रयोग शरीर ढकने के उद्देश्य से किया जाता था, ठीक है। वेशभूषा कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती थी, सिर्फ तन को ढकने के लिए उसका प्रयोग होता था। परिवर्तन समाज का नियम है,
इसलिए समय के बदलते रूप ने वेशभूषा की परिभाषा को बदल दिया। आज की स्थिति ऐसी हो गई कि लोग फैशन के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, और समय के परिवर्तन के साथ अगर कोई स्वयं को ना बदले तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं बनती। स्वयं को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए लोग अपनी आर्थिक क्षमता से बाहर जाकर वेशभूषा का चुनाव करते हैं। आज वेशभूषा केवल व्यक्ति की जरूरत ना होकर उसके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग बन चुकी, यानी कि वेशभूषा को लोग सिर्फ जरूरत के तौर पर नहीं, एक क्लास के तौर पर और एक अपनी इज्जत बढ़ाने के तौर पर, कितना अच्छा से अच्छा पहन ले हम, बस दूसरों से होड़ करें, इसमें इंसान लग गया है। प्रश्न नंबर 9, जो कि भाषा की बात का प्रश्न है। पाठ में आए मुहावरे को छाटिए और उनका प्रयोग कीजिए। तो उंगली का इशारा, यानी कुछ बताने की कोशिश, कहते हैं ना ऐसे इशारा करते हैं, वो है ना, तो यानी क्या, उंगली का इशारा, कुछ बताने की कोशिश। मैं तुम्हारी इंग्लिश उंगली का इशारा खूब समझता हूं। यह भी एक व्यंग्यात्मक वाक्य है। व्यंग यानी व्यंग मुस्कान, यानी कि मजाक उड़ाना, है ना। तो अब तुम अपनी व्यंग भरी मुस्कान से मेरी तरफ मत देखो, कि तुम ये व्यंग भरी मुस्कान से मेरी तरफ देखकर मेरा मजाक मत उड़ाओ। बाजू से निकलना, यानी कठिनाइयों का सामना ना करना। इन कठिन परिस्थितियों में तुमने मेरा साथ छोड़कर बाजू से निकलना नहीं समझा, है ना, यानी कि तुम कितने अच्छे हो कि तुमने इन कठिन परिस्थितियों में भी मेरा निरंतर साथ दिया है। रास्ते पर खड़ा होना, यानी बाधा पड़ना, बताना तुम मेरी सफलता के रास्ते पर खड़े हो, तुम मेरी सफलता के बीच अड़ंगे लगे हुए हो। प्रश्न नंबर 10, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाएं। तो उन्होंने उनको कहा है कि वे महान कथाकार हैं, कि तुम तो महान कथाकार हो, तुम्हें कैसी आर्थिक प्रॉब्लम, तुम तो उपन्यास सम्राट हो, तुम तो युग परिवर्तक हो, फिर भी तुम फटे जूते पहने हो। तो ये तीन चीजें कहकर, महान कथाकार जो कि वे सच में थे, उपन्यास सम्राट जो कि वे सच में थे, युग परिवर्तक जो कि वे सच में थे, यह कहकर हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व को दर्शाया है। तो यहीं ये 10 प्रश्न खत्म होते हैं। जिसको जो प्रश्न ना समझ में आया हो प्लीज कमेंट कर कर पूछ लीजिए। जो टॉपिक आप जल्दी पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, कि मैं उसी अकॉर्डिंग आपकी नई क्लास लेकर आऊंगी। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक को ओपन करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने एनसीईआरटी के प्रश्न पढ़े हैं, क्या ना बच्चों, एनसीईआरटी के प्रश्न पढ़े हैं, जिसमें कि हरिशंकर परसाई जी ने जो भी व्यंग्यात्मक चीजें प्रेमचंद्र जी के बारे में करी हैं उसी से रिलेटेड प्रश्न हमको दिए हुए। थैंक यू। और अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, और जो आप टॉपिक जल्दी पढ़ना चाहते हैं प्लीज उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में बताइए। और कौन कौन बच्चों को हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है मुझसे वो भी जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।